नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी भाई बहनों के लिए हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प, अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपने जीवन के अंदर प्रोफेशनली एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिस मुकाम को हासिल करने का अमूमन तौर पर लोग केवल ख्वाब ही देखते हैं, केवल सपना ही देखते रह जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो ख्वाब हैं, जिस प्रकार के पद पे आज की डेट में वे बहन बैठी हुई हैं और जिस प्रकार की सेवा वे समाज की कर रही हैं, इस प्रकार की पद पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, लगन की आवश्यकता होती है, अपने संकल्पों के अंदर दृढ़ता की आवश्यकता होती है। तो कभी कभी लोग सपने तो देखते हैं लेकिन और उस दिशा के अंदर प्रयास भी करते हैं, लेकिन रास्ते में मेहनत और ऑब्स्टेकल्स को देख करके परेशानियां जब सामने आती हैं, वे मार्ग से पीछे हट जाते हैं या इधर उधर हो जाते हैं और वहां नहीं पहुंच पाते जहां तक पहुंचने का इन बहन को अपने जीवन के अंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन दोस्तों, इन बहन ने हमें यह भी बताया कि जितना मान सम्मान इनको समाज से प्राप्त हुआ, उन लोगों से प्राप्त हुआ जिन लोगों से इनका खून का रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, जितना मान सम्मान इनको उन लोगों से प्राप्त हुआ, उससे कई गुना ज्यादा अपमान ये अपने सगे संबंधियों से बचपन से प्राप्त करती आ रही हैं। जी हां दोस्तों, इन बहन ने हमें बताया कि जो इनका परिवार है, जो कि इनका मायका है, उसके अंदर इनकी माता, इनके पिता और इनके 4 भाई बहन हैं, जिनके अंदर से 2 भाई हैं और 2 बहन हैं। और ये चारों भाइयों बहनों से बड़ी ये बहन है, यानी कि टोटल 5 बच्चे और माता और पिता का अच्छा खासा हंसता खेलता फलता फूलता परिवार था। दोस्तों, ये बहन ऐसा भी बताती हैं कि जो इनका मायका था, यानी कि जो इनका मम्मी पापा वाला परिवार था, उसके अंदर कभी भी इन्होंने किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं किया। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि इनके पिताजी ने, इनकी माताजी ने कभी भी इनकी पढ़ाई के ऊपर या इनकी किसी जरूरत के ऊपर खर्चा करने से कभी मना नहीं किया, कभी भी अपने हाथों को पीछे नहीं खींचा। जो भी इनकी जरूरत थी इस प्रकार की, किस स्कूल के अंदर जाना है, कौन सी किताबें खरीदनी है, क्या आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, इसके अंदर कभी भी उन लोगों ने किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं डाली। लेकिन दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि इनके पिताजी हर किसी को यह बताया करते थे कि ये लड़की हमारी नौकरानी है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये बहन ऐसा भी बताती हैं कि घर परिवार के अंदर जब भी कोई तीज त्योहार आता था, जिसके अंदर सारे परिवार को पूजा के अंदर सम्मिलित होने की आवश्यकता होती है, तो उस समय जो इनकी मां हैं, वे यही प्रयास किया करती थी कि कुछ भी करके ये बहन घर की पूजा के अंदर, जिसके अंदर पूरे परिवार को सम्मिलित होना होता है, उसके अंदर ये बहन सम्मिलित ना हो। इसी के साथ साथ इन बहन ने अपना एक स्कूल का किस्सा भी बताया। इन्होंने बताया कि जब ये 9वीं कक्षा के अंदर थी, 9वीं क्लास के अंदर थी, उस समय इनकी जो क्लास टीचर है, उन्होंने इनसे पूछा कि अगले साल जो बोर्ड के एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके लिए सभी बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन है वो जा रहे हैं। कुछ कागजी कार्रवाई इनके स्कूल के अंदर हो रही थी, जिसके अंदर ये बताती हैं कि इनकी टीचर ने इनसे कहा कि बच्चे, तुम्हारे नाम के आगे केयर ऑफ और तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, तो केयर ऑफ लिखा हुआ है, तो यहां पे केयर ऑफ होना चाहिए या डॉटर ऑफ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि ये इतनी भोली थी, इनको ऐसा लगा कि ये केयर ऑफ शायद गलती से लिखा गया होगा, तो ये अपनी क्लास टीचर को बताती हैं कि नहीं नहीं, केयर ऑफ नहीं, डॉटर ऑफ। और फिर इनके जो पिताजी का नाम है, ये उस प्रकार से 9वीं कक्षा के अंदर करवा देती हैं। और इनके लिए ये जो बात होती है, ये इतनी लाइट होती है,
कि जो 10वीं कक्षा होती है, 10वीं कक्षा का जब तक रिजल्ट नहीं आता, जो बोर्ड का एग्जाम होता है, जब उसका पेपर होता है तो एक मार्कशीट आती है, और उससे भी पहले एक जब होता है तो एक उसका जैसे एडमिट कार्ड मिलता है। ये बहन बताती हैं कि 10वीं कक्षा का जब एडमिट कार्ड मिला और उसके अंदर इनके नाम के आगे जब पिताजी का नाम था, उसके बीच में जब डॉटर ऑफ इन्होंने इनके घर वालों ने लिखा हुआ देखा, तो इन्होंने बताया कि इनके पिताजी ने इनको बहुत डांटा कि जिस प्रकार से तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो लिखवाया गया है, तुमने उसको क्यों बदलवाया। दोस्तों, 10वीं कक्षा के अंदर जब ये हुआ, इनके साथ एग्जाम्स आने वाले थे, तो ये बताती हैं कि इन्होंने अपने घर के अंदर एक बहुत झगड़ा किया। इन्होंने सबसे कहा कि आप लोग मुझे सच सच बता दीजिए, क्या मैं कोई गोद ली हुई बच्ची हूं? अगर ऐसा है तो कम से कम आप मुझे बता तो दीजिए, ताकि जो ये सब आप लोग मेरे साथ करते हैं, प्रयास करते रहते हैं मुझे चीज़ों के अंदर सम्मिलित ना करने का, परिवार की पूजाओं के अंदर ना सम्मिलित करने का, कम से कम मुझे संतुष्टि तो हो कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूं, और इसलिए आप लोग ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, ये पहली बार था जब ऐसी किसी बात के ऊपर इन्होंने खुल करके अपने परिवार वालों के सामने बात रखी। जैसे एक लड़ने के मोड़ के अंदर ये आ गई, तो ये बताती हैं कि इनके पिताजी जैसे एकदम से घबरा से गए, और इन्होंने इनको कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ मेरी नौकरी का कोई चक्कर है, कुछ कागजों को लेकर के मैंने वहां पे कुछ शो नहीं किया हुआ, शायद कुछ ऐसा उन्होंने उनके सामने बहाना रखा कि जब तुम हुई तब तुम्हारी माताजी नाबालिग थी, पहले के समय में ऐसे विवाह हो जाया करते थे, तो हम तुम्हें वहां पे शो नहीं कर सकते थे। ऐसा कोई बहाना बना करके इनके पिताजी ने कहा कि इस वजह से मैंने केयर ऑफ लिखवा रखा है और तुमने उसको डॉटर ऑफ करवा दिया। अब भाई, इसकी वजह से मेरी नौकरी के ऊपर बात आ जाएगी, तो क्या ये ठीक है? दोस्तों, अपने पिताजी का ये एक्सप्लेनेशन सुन करके ये बहन थोड़ी कन्विंस हो जाती हैं कि शायद इन्हीं के मन का कोई वहम है, शायद इनको ऐसा लगता रहता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। ये बहन ही इस परिवार का हिस्सा है। इसके साथ साथ दोस्तों, अपना जो इनका परिवार था, उसका ये जो व्यवहार इनके साथ होता रहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चाहे कोई मुख से ना बोले, लेकिन जो एनर्जी है, कैसा आपके परिवार वाले या आपके आसपास के लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको वो फील होता रहता है। तो फीलिंग इनको हमेशा यही आती थी कि जो इनकी अपनी मां है, वो इनके चारों भाई बहनों को इनके खिलाफ, जबकि ये उनकी सबसे बड़ी बहन है, इनके चारों भाई बहनों को इनके खिलाफ भड़काती रहती थी, कुछ कुछ उनके कान भरती रहती थी। ये बताती हैं कि इनको हमेशा ऐसा लगता था कि इनकी मां ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि जो इनके छोटे भाई बहन हैं वो किसी भी प्रकार का इनसे सरोकार रखें, जबकि इनके मन में उन सबके लिए बहुत ज्यादा प्रेम है। दोस्तों, ये बहन ऐसा भी बताती हैं कि जो इनके रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी हैं, चाहे इनका नान का परिवार हो या इनका दाद का परिवार हो, उसके अंदर भी रिश्तेदारों से इन्होंने कई बार पूछा कि क्या मैं एक गोद ली हुई बच्ची हूं, क्या मेरा आप लोगों से खून का नाता नहीं है। तो ये बताती हैं कि इनके रिश्तेदारों में कभी भी किसी ने इस बात को कंफर्म नहीं किया कि ये कोई गोद ली हुई बच्ची हैं। हर कोई इनसे यही कहता था कि अरे भाई, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कभी कभी माँ का ऐसा नेचर होता है, माँ डांट देती है। अगर माँ डांट दे या थोड़ा गुस्सा करे या किसी एक बच्चे पे ज्यादा गुस्सा भी करती हो, तो बच्चा ये थोड़ी सोचने लग जाएगा कि वो गोद लिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा यही परिवार है, इसी का तुम हिस्सा हो, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये बताती हैं कि इनका दाद का परिवार, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, चाचा चाची, ताया ताई, इनके दादा, इनकी दादी, इनका नान का परिवार भी, वहाँ पे मामा और मामियाँ और मासियाँ, ये बताती हैं कि कभी भी उनमें से किसी ने इनसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमेशा इनको यही लगता था कि ये इस पार्ट का, कि इस परिवार का हिस्सा नहीं है। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण था, इन बहन ने बताया कि न तो इनके नान के परिवार में
और न ही इनके दाद के परिवार में किसी भी परिवार के सदस्य से इनकी शक्ल नहीं मिलती। दोस्तों, अब ऐसा तो होता ही है, ऐसा होता है कि परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ तो कभी वो मम्मा के ऊपर चला जाता है, माता के ऊपर, माता से चेहरा मिलता है या फीचर्स मिलते हैं, या पिता के ऊपर चला जाता है। अरे माता पिता जैसा ना भी लगता हो तो क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ चला जाता है। कभी बच्चे की शक्ल नानी से मिलती है तो कभी मामा से मिलती है, या कभी बच्चे की शक्ल दादा पे या दादी पे हो जाती है या किसी चाचा पे हो जाती है। तो होता ऐसा है कि परिवार में किसी ना किसी से शक्ल, आदतें, हाव भाव जेनेटिकली मिलते ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि भाई जी मैं आपसे क्या बोलूं, मेरा दिल जानता है, मैं तो शक्ल ही मिलाती रहती थी बचपन में कि अरे कोई तो रिश्तेदार मिले जिससे मेरी शक्ल मिलती हो, और क्योंकि मेरी शक्ल, मेरा रंग रूप इस परिवार से नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता तो यही है कि मैं अडॉप्टेड चाइल्ड हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मुझे नहीं बताते हैं। तो इन बहन ने ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, उसके अंदर एक जो इनका मुख्य कारण था, जो ये जानना चाहती थी, वे ये जानना चाहती थी कि एक तो इनके परिवार वालों ने बचपन से जो इनको एक्सक्लूडेड फील कराया। देखिए, अगर कोई गोद लिया हुआ बच्चा भी है, अगर आपने अपना मन, अपने माइंड को प्रिपेयर करके बच्चे को गोद लिया हुआ है, तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप बच्चे को ऐसा फील ना होने दें कि वो परिवार का हिस्सा नहीं है। तो ये जानना चाहती थी कि अगर इन्होंने, ये बहुत श्योर हैं कि गोद लिया हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने लिया ही था तो मुझे वो सम्मान और प्रेम क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों अलग थलग करते रहते हैं, हमेशा से यही फेस करती आई हूं। और यहां तक बहन ने यह भी बताया कि इन्होंने, जब इन्होंने इतने प्रतिष्ठित ये पद पे पहुंच गई, इन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, तो उसके बाद जब इन्होंने विवाह किया, इनके विवाह में भी इनके परिवार से कोई नहीं आया, यानी कि इनके माता पिता और बड़े बुजुर्ग नहीं आए, केवल इनके कुछ भाई बहन ही आए थे, और वे भी बस आए और चले गए। तो ये बहन बताती हैं कि इनका दिल बहुत ज़्यादा टूट गया कि मैं विवाह किया, उसमें भी ये नहीं आए। तो ये बहन जानना चाहती हैं कि इतने बेमन से इन लोगों ने मुझे क्यों पाला, इनसे मेरा पूर्व जीवन का कौन सा कार्मिक अकाउंट है। इसके साथ साथ दोस्तों, इन बहन ने हमें यह भी बताया कि परिवार के लेवल पे अगर ये देखें तो इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब रही है। ये बहन बताती हैं कि जिस व्यक्ति से इन्होंने विवाह किया, वो व्यक्ति इन्हीं के कॉलीग थे, जिस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम किया करती थी उसके ही, मतलब जिस एजेंसी के लिए काम करती हैं, जिस एंटिटी में, जिस कंपनी में ये काम करती हैं, वहीं पर एक दूसरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक व्यक्ति ने इनको प्रपोज किया, इनको कहा कि वे इनसे विवाह करना चाहते हैं। और जब इनका उनसे विवाह हो गया तो ये बताती हैं उस समय मैं किसी प्रकार के स्पेल में थी। ये बताती हैं कि जिस व्यक्ति से इनका विवाह हुआ उनको ऑफिस का कृष्ण कन्हैया कहा जाता था। हालांकि दोस्तों, हमारा मन ये जानता है कि कृष्ण कन्हैया जो हैं वे तो एक्चुअली में पवित्रता के प्रतीक हैं, लेकिन फिर भी समाज के अंदर जिस प्रकार से कन्हैया को देखा जाता है, उनको इस प्रकार से देखा जाता है कि कन्हैया वो है जिसके आसपास गोपियां मंडराती हों, और कहीं ना कहीं एक विकारी दृष्टि से उनको संबोधित किया जाता है। हालांकि हम तो इस चीज़ के पूरी तरह से खिलाफ हैं, और हम कहते भी हैं कि कृष्ण कन्हैया का नाम इस तरह से लेकर के उनको जो है खराब नहीं करना चाहिए। जो गोपियों का और कृष्ण का जो संबंध है वह एक पवित्र संबंध है, विकारी संबंध नहीं है। वह इस चीज का प्रतीक है कि कैसे परमात्मा से प्रेम लगा करके, परमात्मा से लगन लगा करके, कैसे जो एक व्यक्ति है उनकी मुरली की धुन में मग्न रहता है, सारी जो बाकी की मोह माया होती है जीवन की उससे डिटैच हो जाता है और उनकी छत्र छाया उनके सर पे आ जाती है। तो कृष्ण की गोपी होने का जो मतलब है, दरअसल वे बहुत पवित्र है, और हम जो हैं
एक पुरुष होने के बावजूद भी हम तो यही सपना देखते हैं कि कृष्ण के कोई सखा बनने का, कोई गोपी बनने का ही कभी अगर हमारे को आगे जाकर के जब श्री कृष्ण वापस धरती पर आए और हमारे को यही सौभाग्य मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारा जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, परमात्म प्राप्ति की तरफ जो हम बढ़ने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, अगर यही हमारे को मिल जाएगा, हम वो गोपी ही क्यों ना हो, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। लेकिन दोस्तों, समाज के अंदर लोग इसको इस प्रकार से देखते हैं, तो उसी आधार से बहन बताती हैं कि उनको ऑफिस का कन्हैया कहा जाता था, कि वो बताती हैं कि उनकी बहुत ही अच्छी ऐसी पर्सनैलिटी थी, दिखने में बहुत सुंदर थे, टॉल थे, हैंडसम थे, और एक ऐसा स्पार्क था उनके अंदर कि जो लड़कियां हैं ऑफिस की वो उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित रहती थी। लेकिन दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि मेरा उनके प्रति कभी भी इस प्रकार का कोई भी आकर्षण नहीं था। मैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिसलाइक करती थी कि जिस व्यक्ति का कैरेक्टर इतना लो हो, ऐसे लो कैरेक्टर व्यक्ति के पीछे कोई कैसे पड़ सकता है। तो ये बताती हैं कि मैं उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये बताती हैं कि एक बार का ऐसा किस्सा है कि इनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और उसी के दौरान ये बताती हैं कि वे इनसे मिल जाते हैं और अपने टिफिन से वे इनको पपीता ऑफर करते हैं। दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि जिस दिन उन्होंने इनको पपीता ऑफर किया था, उस दिन वे कहते हैं कि सुनो, तुम ऐसे इसको मत खाओ, मैं इसके ऊपर कुछ नमक छिड़क देता हूं। और ये बताती हैं कि जो नमक उन्होंने छिड़का तो इनको ऐसा लगा कि जैसे वो नमक नहीं हो, कोई और चीज हो। लेकिन इनको भूख इतनी ज्यादा लग रही थी कि ये फट से उस पपीते को खा लेती हैं। और ये बताती हैं कि जिस दिन वो पपीता मैंने खाया, उस दिन से ही जैसे मैं उस व्यक्ति के स्पेल में चली गई, मैं मंत्र मुग्ध सी हो गई और मैं उनके पीछे पीछे घूमने लग गई। ये बहन ऐसा बताती हैं कि इनका ये स्पेल तब जाकर के टूटा जब इनका विवाह हो चुका था। इनके विवाह हो जाने के बाद इनकी संतान हो चुकी थी। ये बताती हैं कि जब इन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया, जो कि आज के समय लगभग 7-8 साल की बच्ची हैं, तो जब इन्होंने अपनी संतान को जन्म दिया तो संतान का मुख इन्होंने जिस समय देखा, उस समय इनको जैसे कुछ फील सा हुआ कि जैसे इनके ऊपर कोई जादू हुआ था और वह टूट सा गया। ये बताती हैं कि मुझे यादें तो सारी थी कि मैं कैसे उसके पीछे लट्टू हो गई थी और उसके पीछे पीछे घूमती थी, और फिर इन्होंने उनके पीछे पड़ करके उनको कहा कि तुम्हें मुझसे विवाह करना है। उन्होंने इनसे विवाह कर भी लिया, और उसके बाद भी क्योंकि उनका वही जो है उनका एटीट्यूड था सारी महिलाओं को लेकर के, कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि उनका कि एक महिला के प्रति ईमानदारी क्या होती है, जो एक पत्नी व्रत क्या होता है। पत्नी के लिए तो पति व्रत होता है, लेकिन पति का भी एक मर्यादा होती है, एक पत्नी व्रत होता है, एक जो उनको पालन करनी होती है। वो क्या है उस व्यक्ति को पता नहीं था। और ये बताती हैं कि उनके स्पेल में रहा करती थी, वो इनके सामने ही और लड़कियों से भी बात किया करते थे। कहीं ना कहीं इनको पता था कि इनके उन लोगों से अफेयर चल रहे हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्पेल में थी कि ये उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाती थी। लेकिन जब इनकी संतान हो गई, जब इनका बच्चा पैदा हो गया, तो जैसे ही वो स्पेल टूटा, इन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये बताती हैं न जाने कहां से झगड़ा करने की शक्ति मेरे अंदर वापस आ गई, और बच्चा पैदा होने के बाद जैसे मैंने उनको खुद ही छोड़ दिया, उनको बोला कि देखो भाई, तुम्हारा ये ड्रामा पता नहीं मैं कब से देखती आ रही हूं, न जाने क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि मैंने तुमसे विवाह कर लिया। तो ये बताती हैं कि उनसे म्यूचुअल ग्राउंड्स पे इन्होंने तलाक ले लिया। वो भी बहुत ही आसानी से, जैसे आए थे अपना एक जो भी भाव वो लेकर के आए थे, जैसे उन्होंने वो अचीव कर लिया था, उन्होंने भी इनको तलाक दे दिया। बच्ची इनके पास रह गई, वो अलग हो गए। और ये बताती हैं कि आज भी उनके ऐसी कहीं ना कहीं अफेयर चल रहे हैं, और उन्होंने एक दूसरा विवाह भी कर लिया है। इसके बाद ये बहन बताती हैं कि जब इनका वो स्पेल टूटा और उनसे ये रिश्ते से बाहर आई, तो काफी समय तक तो ये खुद से ही नाराज रही। उसके बाद ये बताती हैं कि इनके जीवन के अंदर एक दूसरे पुरुष ने एंट्री ली,
जो कि दूसरे पुरुष थे जिनका इनसे किसी भी प्रकार का कोई अफेयर नहीं था, लेकिन जैसे एक दोस्ती हो जाती है, जब एक महिला बहुत ज्यादा अकेली हो जाती है और अंदर ही अंदर वो उनको जो गिल्ट है वो खा रहा था कि अरे भाई क्या मत मेरी मारी गई थी जो इस व्यक्ति से मैंने विवाह कर लिया, ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इनके जीवन के इतने सारे वर्ष निकल गए उनके साथ स्पेल में पड़े हुए। तो दोस्तों कुछ समय बाद एक पुरुष इनके जीवन के अंदर आते हैं और वे जो पुरुष है वो पहले से विवाहित होते हैं और ये ऐसा बताती हैं कि इनके मन में कोई भी ऐसा भाव नहीं था, लेकिन ये जो दूसरे पुरुष इनके जीवन के अंदर आए थे उनको फ्लर्ट करने की बहुत ज्यादा आदत थी और जब वे फ्लर्ट किया करते थे तो ये बताती हैं कि उनकी जो धर्म पत्नी है वे भी उसी जगह काम किया करती थी जहां पे ये लोग काम करते थे और ये बताती हैं कि जो वो पुरुष थे उनकी तो ये दोनों अच्छे दोस्त के रूप में एक दूसरे को देखा करते थे। ये बताती हैं कुछ आकर्षण भी इनको महसूस होता था उनके प्रति, लेकिन जो उनकी धर्म पत्नी है यानी कि उस व्यक्ति की धर्म पत्नी जो इनके साथ फ्लर्ट किया करते थे उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो 2-3 महीना तो इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रही, कुछ फोन पे भी ये लोग बात किया करते थे, लेकिन फिर उनकी धर्म पत्नी ने उनसे झगड़ा करके इन दोनों की बातचीत होना बिल्कुल बंद करवा दिया और उन्होंने अपने पति को स्ट्रिक्टली हिदायत दी कि काम की जितनी बात करनी है केवल उतनी ही बात करो, इससे तुम आगे नहीं बढ़ोगे। अब दोस्तों ये बहन भी समझती थी कि इनके अपने पति के साथ भी तो कुछ इसी प्रकार की समस्या चल रही थी। दरअसल इनके अपने पति को मर्यादा ही तो नहीं पता थी और इसी वजह से वो मर्यादा को लांघ करके आगे बढ़ते थे और फिर जो बातचीत होती थी वो अफेयर में बदल जाती थी। तो दोस्तों ये बहन बताती हैं कि मैं समझ गई कि उनकी पत्नी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है और मैंने भी फिर अपनी मर्यादा को मेंटेन किया और उनसे बिल्कुल जो है बातचीत करना बंद कर दिया। केवल जो फाइल्स हैं और फाइल्स पे जो सिग्नेचर हैं उन्हीं के माध्यम से जो बात हुआ करती थी उतनी हुआ करती थी और जो ये दोस्ती है जैसे टूट सी गई। तो दोस्तों ये बहन अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये भी जानना चाहती थी कि इनके विवाह हो जाने के बाद भी जो रिश्ते इनके जीवन के अंदर आए यानी कि वो पति जो इनके जीवन के अंदर आए जो याश थे, वो पुत्री जो उस विवाह से आई जो उत्पन्न हुई इस विवाह से, वो दोस्त जो कि इनके जीवन के अंदर आया जिन्होंने कुछ महीने तक इनको सहारा दिया, अपनी बातों से इनके जीवन में जो खालीपन था उसको भरा, कुछ इनको सपोर्ट दिया, ऊपर उठने में थोड़ी मदद करी, और उस दोस्त की धर्म पत्नी जिसने आकर के इन दोनों की दोस्ती को तोड़वा दिया। तो अपने पीएलआर के माध्यम से ये भी जानना चाहती थी इन सब लोगों से भी इनका पूर्व जीवन का क्या संबंध था, क्या इनका अकाउंट उन लोगों के साथ था। और इन बहन की इन रिक्वेस्ट को लेकर के यानी कि इनके जो जीवन है उसमें इनके मायके परिवार वाले और इनके ससुराल वाले परिवार वालों के सभी लोगों के रिश्तों को जानने के लिए, उनके द्वारा प्राप्त की हुई प्रताड़नाओं को जानने के लिए हमने इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और अपने पीएलआर के माध्यम से अपने हर एक प्रश्न का ये बहन उत्तर प्राप्त कर पाई। दोस्तों आप सभी लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि इन बहन को जो उत्तर प्राप्त हुए वो केवल पूर्व जीवन के उत्तर नहीं प्राप्त हुए, इनको इनके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं उन्होंने भी कुछ ऐसी गाइडेंस दी जिससे कि जो छोटी मोटी शंका इनके मन में रह गई थी और वो भी दूर हो गई। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि पूर्व जीवन जो देखा वो तो देखा, लेकिन जो स्पिरिचुअल गाइड ने इनको बताया, जो उनकी आंखों में इन्होंने देखा, वो ही अपने आप में इतना हैरान करने वाला था, इतना ज्यादा वो अनवेलिंग वाला जो होता है ना, रिवीलिंग था कि ये जो बहन है इनके सर पे जितना भी बोझ था बचपन से जो उन्होंने इकट्ठा किया था वो सारा बोझ उतर गया। तो दोस्तों ये जो हमारी बहन है अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर देखती हैं कि ये किसी पक्के बने हुए मकान के अंदर खड़ी हुई हैं। उस मकान के अंदर जब हम इनको और आसपास का एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं
तो ये बताती हैं कि इनके दाहिने ओर इनको एक खिड़की नजर आ रही है, जो कि खिड़की टूटी हुई है। जब हम इनको अपने आप को यानी खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलते हैं, तो अपने पैरों से ये खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू करती हैं। तो सबसे पहले ये पैरों के अंदर देखती हैं कि इन्होंने काले रंग के फॉर्मल शूज पहने हुए हैं। उसके ऊपर जब ये अपनी नजर लेकर के आती हैं तो ये देखती हैं कि इन्होंने ग्रे कलर का एक ट्राउजर पहना हुआ है। ऊपर देखती हैं कि सफेद रंग की एक शर्ट है और काले रंग की बेल्ट लगाई हुई है। और इनको ये बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि ये खुद को एक पुरुष के रूप में देख रही हैं, जिसकी जो लगभग आयु है वह 25 से 27 वर्ष की है। दोस्तों, ये अपने आप को उस दृश्य के अंदर एक बहुत ही स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड लड़के के रूप में देख रही होती हैं। जब हम इनको जिस घर के अंदर ये होती हैं उसको और ज़्यादा इंस्पेक्ट करने के लिए कहते हैं, तो ये बताती हैं कि उस घर के अंदर जो कमरा है इससे बाहर खुले में एक किचन बनी हुई है, जो कि नीचे होती है। मतलब जैसे आजकल घरों में किचन होती है, प्रॉपर कमरा होता है, वैसा नज़र नहीं आ रहा था, गांव की कोई जगह नज़र आ रही थी। ये कहती हैं कि मैं कमरे से बाहर देखती हूँ तो एक किचन है जो कि नीचे बनी हुई है, उसमें थोड़े बहुत बर्तन नज़र आ रहे हैं और एक लड़की वहाँ पे मुझे बैठी हुई नज़र आ रही है, जिसकी उम्र ये बताती हैं कि मुझे 18-19 साल की वो लड़की जो है वहाँ पर बैठी हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ दोस्तों ये ऐसा भी देखती हैं वहाँ पर कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि 2-3 वर्ष की आयु का होगा। वह बच्चा उस घर के अंदर घूम रहा है, खेल रहा है। जब हम इनको उस बच्चे को की तरफ देखने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा रिश्ता महसूस कीजिए, तो ये बताते हैं कि मुझे बस ऐसा लग रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं इस बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ। हम इनको जो घर की जो परिस्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसका जायज़ा लेने के लिए बोलते हैं। हम कहते हैं कि आप स्मृति लाइए और बताइए कि आर्थिक स्थिति कैसी है। तो ये बताती हैं कि मुझे फील हो रहा है कि जिस घर में मैं हूँ, ये जो परिवार है, यहाँ पर तंगी बहुत ज़्यादा है। हम इनसे पूछते हैं कि जिस घर में अभी आप हैं, क्या ये आप ही का परिवार है? ये जो कन्या है, इनसे आपका रिश्ता क्या है? तो ये बोलते हैं कि हाँ, ये है तो मेरा ही परिवार, लेकिन इनको ठीक से स्मृति नहीं आ रही होती कि एग्जैक्टली ये लोग कौन हैं। दोस्तों, जिन लोगों को ये अपने पूर्व जीवन के दृश्य में देख रही होती हैं, उनसे इनका एग्जैक्ट रिश्ता क्या है, इसको पता करने के लिए हम इनको कहते हैं कि वे जो महिला वहाँ पर बैठी हुई हैं, आप उनके पास जाकर के बैठिए और उनसे कुछ बात कीजिए। जैसे जैसे आपको ऐसा आप महसूस करेंगे कि आप उनसे बात कर रहे हैं, आपको स्मृति आती जाएगी कि उनसे आपका रिश्ता क्या है और उनसे आपका रिश्ता कैसा है। तो दोस्तों, ये ऐसा ही करती हैं, दृश्य में देखती हैं, जहाँ पास जाकर के बैठती हैं और ये बताती हैं, जैसे बात करती हैं तो ये बताती हैं कि ये जो लड़की है ये मेरी बहन है और मैं अपनी बहन से राखी पे मिलने के लिए आया हूं। अभी रक्षाबंधन का त्योहार है, इस पे मैं इससे मिलने के लिए आया हुआ हूं। आगे ये दृश्य में देखती हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या बात हो रही है। तो ये बताते हैं कि जो इनकी बहन है वो बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रही है। वैसा कह रही है कि उसको बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना जीवन कैसे बिताएगी और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो हम इनको बोलते हैं कि वो मतलब सिर्फ आर्थिक तंगी है या किस चीज़ को लेकर के दुखी है, क्या होता है। तो ये ऐसा बताते हैं कि जैसे उसकी आंखें पड़ रहे होते हैं, तो ये बताते हैं कि जो मेरी बहन है उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मलाल है कि जिस व्यक्ति से उनका विवाह कराया गया है, उस व्यक्ति की और इनकी जो उम्र है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फर्क है। और ये बताते हैं कि जो मेरी बहन है, उनके जो पति हैं, वो मुझे वहीं पे उस घर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि लगभग 30 वर्ष की आयु के हैं। तो हम इनसे पूछते हैं
कि जो विवाह इस कन्या का हुआ है इनके साथ, क्या वह विवाह इनकी मर्जी से नहीं हुआ? तो ये बताते हैं नहीं, मर्जी तो है, लेकिन एग्जैक्टली क्या चक्कर है वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। वे कहते हैं कि बस ये जो मेरी बहन है ये बस तकाजा कर रही है मुझसे, और इसकी आंखों में जो है मुझे ना लालच नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी परेशान है नहीं जितना मुझे बन करके दिखा रही है। थोड़ा फिर ये आगे और भी देखते हैं और बताते हैं, मतलब क्या होता है कि स्मृतियां आती रहती हैं एक करके। तो इनको और जो स्मृति आती है बताते हैं कि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये जो मेरी बहन है इसकी ना ये आदत है, ये इसलिए ऐसा करती है क्योंकि इसको ना खींचने की आदत है पैसा। ये बातें इसलिए बना रही है क्योंकि इसको मुझसे पैसे चाहिए, ये इतनी ज़्यादा दुखी है नहीं। फिर हम इनसे पूछते हैं कि क्या आप अपनी बहन की आर्थिक मदद करते हैं? तो ये अगले ही दृश्य के अंदर देखते हैं, ये बताते हैं कि एक रुमाल है जिसके अंदर 10-10 के नोट इनको नजर आ रहे हैं, और जिस समय जो समय ये देख रहे थे उस समय में ये जो 10-10 के नोट हैं इनकी काफी वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि काफी पुराने जमाने का ये समय देख रहे थे। तो ये बताते हैं कि 10-10 के नोटों की गड्डी है जो कि मैंने रुमाल में बांध करके उसको पकड़ाई है। आगे बताते हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो थाली है जो कि जो कि राखी की थाली है जिससे इसने मेरी आरती उतारी और जो है रखड़ी बांधी है, तो बताते हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है मेरे सामने ही इसने ऐसा किया। इसने थोड़ा छुपाने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मुझे क्लियरली नजर आ रहा है कि ये क्या कर रही है। ये बताते हैं कि जो नोटों की गड्डी मैंने इसको दी है उसके अंदर से एक 10 का नोट ये निकालती है, उस थाली में रख लेती है, और अब ये दिखाते हैं, ये कहते हैं कि मुझे जो दिख रहा है ये थाली जो इसकी बहन है अपने पति के पास लेकर के जाती है, और ये बताते हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि वो अपने पति के सामने धीरे धीरे बात कर रही है, लेकिन वो पति को ये जता रही है कि मेरे घर परिवार वाले इतने समृद्ध हैं, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी देखो मुझे राखी पे क्या दिया, केवल 10 रुपए। इतनी भी मेरी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी मदद करी, ये लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। तो ये ऐसा देखते हैं कि जो इनकी बहन वहां पे इनको नजर आ रही है वो इनकी बहुत ज्यादा बुराई कर रही है अपने पति के सामने, पति के कान भर रही है। थोड़ी ही देर में इनको और स्मृति आती है कि जो इनके बहनोई हैं, यानी कि जो जीजा हैं, इनको स्मृति आती है कि वो इनसे ठीक से मिलने के लिए नहीं आए, क्योंकि इनकी बहन की ऐसी आदत है हम लोगों से बातें बना करके पैसा खींच लेना और फिर जो अपने पति है उसके सामने रोना रोना। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई वो तो उनके पति हैं, तो उनसे पैसे क्यों छुपाती है? तो ये कहती हैं कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इसकी ना ये आदत ही है पैसे अपने पास छुपा करके रखने की, सिर्फ मुझे मिल जाए और किसी को ना मिले, ये इसकी थोड़ी ऐसी आदत है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। और ये बताते हैं कि जो मेरे जीजा हैं उन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं करी है, वो हमेशा हम लोगों से नाराज रहते हैं, जिसका कारण हम लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी ही बहन हमारे जीजा को हमारे परिवार के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, हमारे जो पिताजी हैं उनके अगेंस्ट और बाकी परिवार के सदस्यों के अगेंस्ट भड़काती रहती हैं। तो परिवार में से कोई भी बहन से यहाँ पे मिलने नहीं आता है, क्योंकि उनको इसकी हरकतें पता हैं, इसकी हरकतें अच्छी नहीं हैं। लेकिन रक्षाबंधन है तो मुझे तो जो मेरा कर्तव्य है वो निभाने के लिए आना ही था। मैं अकेला इसका भाई हूँ, हम 2 ही भाई बहन हैं बस घर के अंदर, तो मैं यहाँ पे अपना कर्तव्य निभाने के लिए आया हूँ, रक्षाबंधन पे आया हूँ और ये दिया है। और हम इनसे पूछते हैं कि इस प्रकार की क्या मदद करते रहते हैं? तो ये बताते हैं हाँ कि मैं जो है आए दिन जो है अपने बहन की मदद करता रहता हूँ। आगे हम इनको बोलते हैं कि आप आगे देखिए कि क्या हो रहा है। इनकी मदद करने के बाद क्या आप वापस चले गए, क्या इनसे कभी झगड़ा हुआ, क्या हुआ, थोड़ा और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। तो ये ऐसा देखते हैं कि अभी जिस घर में ये खड़े हैं वो बहन का घर नहीं है, और ये खुद को जो इनका अपना घर था उस जीवन के अंदर, उसके अंदर खड़ा हुआ देखते हैं। दोस्तों, जब हम इनसे पूछते हैं कि आप अपने घर का थोड़ा जायजा लीजिए, थोड़ा आसपास देखिए और हमारे को बताइए कि आप लोगों की आर्थिक कंडीशन कैसी है, आपका घर कैसा है। दोस्तों, ये देखते हैं और बताते हैं कि भाई जिस घर के अंदर अभी मैं खड़ी हूं,
यानी कि वहां पर खड़ा हूं, क्योंकि वहां पे पुरुष थे, कहते ये घर तो मुझे एकदम आलीशान हवेली जैसा नजर आ रहा है। मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है कि वाकई में हमारे पास तो बहुत धन संपदा है और बहन हमारी बहुत गरीब है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई जो बहन है वो सगी बहन ही है ना? तो ये बताते हैं हाँ, बहन तो सगी है, और ये खुद अपने आप को एक हवेली के अंदर देख करके अचंभित से हो जाते हैं। ये बोलने लगते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तो जो घर देख रही हूं ये तो कोई बहुत ही रसूखदार और अमीर, बहुत प्रतिष्ठित लोगों का घर नजर आ रहा है, और बहन ऐसे घर के अंदर है। तो ऐसे घर के अंदर हमने बहन को ब्याह कैसे दिया? जब हम कुछ और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं और इनकी स्मृति को वापस लाने का प्रयास करते हैं, तो ये बताते हैं कि जो इनके बाऊजी हैं, यानी कि उस जीवन के पिता हैं, उनका कोई निर्णय है जिसकी वजह से बहन को वहां पे ब्याह दिया गया। और ये बताते हैं कि बहन को नाराजगी भी इसी बात की है कि हम तो ऐसे राजा महाराजाओं जैसे घरों में रहते हैं। हालांकि राजा महाराजा नहीं थे, वैसे ही जैसे समाज में कुछ प्रतिष्ठित लोग होते हैं, अच्छे कामकाज, अच्छे बिजनेसमैन लोग होते हैं, बहुत नाम होता है, जमीन जायदाद होती है, तो ऐसा कोई परिवार था और हवेली थी। तो ऐसे परिवार ने भी एक ऐसे घर में अपनी बहन को क्यों ब्याह दिया होगा जिसकी इतनी बुरी कंडीशन होगी? तो धीरे धीरे इनको स्मृति आने लगती है और ये ऐसा बताते हैं कि इनको ऐसा याद आ रहा है कि जो इनकी बहन है उसका चरित्र अच्छा नहीं था। ये बताते हैं कि इन्होंने, मतलब जो हमने टेक्निक इस्तेमाल की थी उसके अंदर हम इनको, इनके जो पिताजी हैं उनके पास भेज देते हैं। ये अपने पिताजी से बात कर रहे होते हैं कि बहन को हमने ऐसे घर में क्यों ब्याया, तो उस समय ये स्मृतियां आ रही होती हैं। तो जैसे इनके पिताजी वहां पे बता रहे होते हैं कि तुम्हारी बहन का जो कैरेक्टर है, जो चरित्र है, क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया था? धीरे धीरे इनको ऐसा याद आने लगता है कि जो इनकी बहन थी दरअसल इन्हीं के घर का एक नौकर है, जिससे कि उसकी, इनकी जो बहन है उसका एक अफेयर सा हो गया था। और उस अफेयर के चलते जो इनकी बहन इनको नजर में आ रही थी, जो तकाजा कर रही थी, वो बहन प्रेग्नेंट भी हो गई थी, गर्भवती हो गई थी। अब जिस समय वो बहन प्रेग्नेंट हुई थी उस समय उसकी जो आयु है वह केवल 16 वर्ष की थी। अब इनसे बोलते हैं कि जब ऐसा हुआ था तो आपके पिताजी का रिएक्शन क्या था? भाई ये तो पुराने जमाने की बात है, तो आपने तो मार ही दिया होता अपनी बहन को। तो ये बताते हैं कि देखिए, हम प्रतिष्ठित लोगों के रूप में तो खुद को देख रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि हम कोई दबंग हैं बहुत ज़्यादा। हम लोग, हमारा जो परिवार है बहुत ही शरीफ लोगों का ये परिवार है, और मेरे पिताजी भी और मैं भी और हमारी माँ, हम सब लोग अपनी बहन से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। तो हम उसको मारना नहीं चाहते थे। हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि अपने प्राइड के चलते, अपने अहम के चलते हम अपनी बहन की हत्या कर दें। और इस चीज़ का निवारण करने के लिए जब हमें पता लग गया कि वो बहन हमारी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, और जब ये बात पता लगी तब वो शायद 3 साढ़े 3 महीना गर्भवती थी, जब पेट आने लगा तो तब इनको पता लगा था। तो ये बताते हैं कि हमने जब ये बात पता लग गई तो बहन का गर्भपात कराने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। कई जगह हमने चक्कर लगाए। ये बताते हैं गांव से बाहर हम शहर भी गए, कई सारे डॉक्टरों से हम मिले, लेकिन किसी ने भी इस बात की मंजूरी नहीं दी। उन्होंने यही बताया कि अगर हम गर्भपात करने का प्रयास करेंगे तो ये जो आपकी बहन है उसकी मृत्यु हो सकती है, गर्भपात होने के चांसेस बहुत कम है, इनके प्राणों को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो ये बताते हैं कि मुझे तब का भी एक दृश्य नज़र आ रहा है। मेरे पिताजी अपना माथा पीट रहे हैं, रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो समाज में अपनी इज्जत, जो उनकी प्रतिष्ठा है, उसको कैसे बचाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही, जैसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए, किसी भी इज्जतदार व्यक्ति के लिए एक अपमानजनक चीज़ थी कि उनकी इतनी छोटी उम्र की जो बेटी है, जो कुंवारी है, वह गर्भवती हो गई है, और वह भी उसके अंदर जो उनका अफेयर है वो भी उन्हीं के घर के नौकर के साथ है। ये बताते हैं कि हम इनको पूछते हैं कि अगर नौकर के साथ है तो क्या आपने उस नौकर से ही अपनी बहन का विवाह करा दिया था?
तो ये बताते हैं कि नहीं, उस नौकर से हम नहीं करा सकते थे, क्योंकि हमारी सारी जो बिरादरी है, जो सारा समाज है, उसके अंदर सब लोग जानते हैं कि ये जो नौकर है ये हमारे खानदानी नौकरों के परिवार से है। इसकी भी एक पूरी कहानी, एक गुत्थी है जो आगे करके इसके अंदर अनवेल हुई दोस्तों। तो ये बताते हैं कि उस नौकर को भी इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनका कुछ ऐसा अरेंजमेंट था कि इनका जो खानदान चलता आ रहा था उसके अंदर एक नौकरों के परिवार का खानदान था, जिसके अंदर इनका आपस में एक ऐसा कमिटमेंट था कि नौकरों को ये मालिक हमेशा पालेंगे और नौकरों के वंश का अकेला लड़का वो बचा हुआ था। तो न तो ये अपनी पुत्री की उससे शादी करा सकते थे, क्योंकि वो इनके खानदानी नौकर थे, सारे समाज को, सारी दुनिया को पता था, और इससे इनकी बहुत ज़्यादा बदनामी होती। और ये उस नौकर को भी कुछ नहीं कहना चाहते थे, उसको भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये बताते हैं कि हमें, जब हम ये परेशान हैं, गर्भपात कराने का प्रयास कर रहे हैं, तो इनको एक समझदार व्यक्ति मिलता है जो कि कहता है कि तुम्हारी जो ये समस्या है इसका हल मेरे पास है। ये बताते हैं कि इनको जो व्यक्ति मिलता है वो कहता है कि मेरी जानकारी में एक ऐसा पुरुष है जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, अभी 27-28 वर्ष का है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब है और उसके परिवार में कोई बचा भी नहीं है, ना उसकी माँ है, ना उसके बाप है, ना भाई है, ना बहन है, वो अकेला है अपने परिवार के अंदर। अगर आप उस पुरुष की, जो वो लड़का है, उसकी आर्थिक मदद कर दें, उसको कोई घर बनवा करके दे दें, उसका कुछ काम धंधा शुरू करवा दें, कुछ पैसों की उसको मदद कर दें, तो मैं आपकी पुत्री का विवाह उस पुरुष से करवा दूंगा, और वो जो आपका, वो जो लड़का है जो इनसे विवाह करेगा, वो इस बच्चे को भी पूरे मन से स्वीकार भी कर लेगा, इस बच्चे को अपना नाम भी दे देगा और अपने नाम के साथ इस बच्चे को पलने भी देगा। तो दोस्तों ये आगे देखते हैं कि ऐसा ही होता है, उसी पुरुष से विवाह करा देते हैं। तो जो पुरुष होता है वो बहुत ज़्यादा गरीब होता है, और यहां जाकर के इनको ये पूरी कहानी समझ में आती है कि जिस घर में ये गए थे अपनी बहन से रक्षाबंधन पे मिलने के लिए, वो समय था जब बहन के विवाह को 2-2.5 वर्ष हो चुके थे। जो घर, जिस घर में बहन रहती थी, वो घर इन्हीं लोगों ने मतलब मिलकर के बनवा करके दिया था, और यही लोग समय समय पर बहन की आर्थिक मदद करते रहते थे, पैसा यही लोग देते थे, उसी से ही वो घर चलता था। तो ये बताते हैं कि वो जो व्यक्ति था वो कुछ थोड़ा इतना कामकाजी नहीं था, उसको भी कुछ दुकान वगैरह इन लोगों ने खुलवा करके दे दी थी, तो उसी से ही वो घर चलता था। अब हालांकि गलती बहन की थी, अगर वो ऐसा नहीं करती तो जैसा कि समाज का रीति रिवाज होता है, इनके अपने स्टेटस के हिसाब से ही कहीं पर उस बहन का इन लोगों ने विवाह कराना था, लेकिन क्योंकि बहन पहले ही नौकर से गर्भवती हो गई थी तो ये चीज़ नहीं हो पाई, और ऐसे अपने जो इनका राज्य था उससे बाहर जाकर के किसी राज्य के अंदर ये विवाह कराया गया था। और ये देखती हैं कि फिर वहाँ पे जो है इनकी बहन है उसको इन्होंने बसा दिया, लेकिन फिर एक पिताजी की नाराज़गी भी थी। वो कितने भी अमीर व्यक्ति थे, उन्होंने जायदाद जैसे लुटा देते हैं, पूरा जैसे प्रॉपर दहेज देते हैं, वैसे नहीं किया, बस बहन को घर बना करके दे दिया और समय समय पर आर्थिक उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन जो पिताजी हैं वो बहन से बात नहीं करते हैं। अब दोस्तों अपने रिग्रेशन के इस स्टेज पर पहुंचकर ये अपनी जो बहन इनको नजर आई थी, उस जीवन के अंदर जो बहनोई नजर आए थे और उनका जो बच्चा नजर आया था, उन तीनों को आइडेंटिफाई कर लेती हैं। ये ऐसा देखती हैं कि उस जीवन की बहन इनकी इस जीवन की माँ है, उस जीवन के बहनोई इनके इस जीवन के पिता हैं, और उस जीवन में जो इनका भांजा था, जो बच्चा वहां पे घूम रहा था, वह इस जीवन में इनके छोटे 4 भाई बहनों में से जो सबसे छोटा भाई है वह इनको वहां पर नजर आया। इसके साथ साथ जब ये अपने घर का दृश्य देख रहे होते हैं तो वहां पे भी अपने जो सारे परिवार के सदस्य हैं उनको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये वहां पे देखते हैं कि जो इनकी धर्म पत्नी है उस जीवन की, वह और कोई नहीं है बल्कि इनके इस जीवन के वो पति हैं जिनको ये तलाक दे चुकी है, जिनको ये छोड़ चुकी हैं। उसके साथ साथ ये देखती हैं कि उस जीवन में इनकी एक बेटी भी है, और वह बेटी इनकी इस जीवन की बेटी होती है। दोस्तों ये वही बेटी होती है जिसके पैदा होने के बाद इनका स्पेल टूट गया था, और इसका भी कुछ रहस्य था। दोस्तों
अपने उस जीवन के अंदर ये अपनी जो इनकी माँ होती है उनको अपने इस जीवन की नानी के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं। यानी कि इस जीवन के अंदर भी इनकी जो माँ है, उनकी जो माँ है, उस जीवन के अंदर भी वो जो इनकी तब ये बहन थी तब भी वे उनकी माँ थी, ऐसा देखती हैं। अपने पिताजी को भी अपने ही किसी उस जीवन के पिताजी को अपने किसी रिश्तेदार के रूप में देख लेते हैं। हमें अभी तो याद नहीं आ रहा है, जो हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं सेशन के, उसके अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है। तो पिताजी भी कोई रिश्तेदार ही थे जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। अब दोस्तों आगे जब इनसे हम पूछते हैं कि भी आगे फिर जीवन में क्या हुआ, क्या जीवन में कोई समस्या है, कि भाई ये जो पति आपको नजर आ रहे हैं जो कि उस जीवन में पत्नी हैं, इनसे क्या कार्मिक अकाउंट है, थोड़ा आप देखिए। तो ये बताते हैं कि ये जो मेरी पत्नी है, दरअसल मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है और मैं इसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। तो अब इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्या है, क्यों आप इनको परेशान रहते हैं, आप इनको लेकर के। तो ये बताते हैं कि जो मेरी पत्नी मुझे वहाँ पर नज़र आ रही है उस जीवन के अंदर, दरअसल मेरी इस पत्नी ने जब हमारा विवाह हुआ था तभी इसने मुझे बता दिया था कि ये जो मेरी पत्नी है ये मुझसे प्रेम नहीं करती है। इसने मुझे बता दिया था कि इसका प्रेम किसी और के साथ था, लेकिन अपनी परिवार की प्रतिष्ठा के चलते मैं इसको छोड़ नहीं पाया। लेकिन ये बताते हैं कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी जो पत्नी है ये मुझसे प्रेम नहीं करती है, तो एक कर्तव्य निभाने के तहत जो मेरी पत्नी है, इनकी एक हम दोनों ने मिलकर के एक संतान को जन्म दिया है, वो मेरी ही संतान है। लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो केवल देख दिखावे के लिए है कि एक बच्चा होगा तो सबका मुंह बंद रहेगा, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बीच में जो है किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। और ये बताते हैं कि मुझे दिख रहा है कि जो मेरी पत्नी है उसका अभी भी जो कैरेक्टर है वो थोड़ा ठीक नहीं है। ये ऐसा बताते हैं कि जो मेरी पत्नी है, मुझे एक ऐसा दृश्य नजर आ रहा है कि हमारे घर का जो नौकर है वही नौकर जिसकी वजह से इन्हीं की जो बहन है उस जीवन की जो प्रेग्नेंट हुई थी, वही नौकर इनको सामने नजर आ रहा होता है। इनकी जो धर्म पत्नी है उस जीवन की, वो हंस हंस के उस नौकर से बातें कर रही होती हैं और जैसे ही ये देखती हैं उनकी तरफ तो बताती हैं कि पत्नी एकदम से ऐसे घूंघट करके अंदर चली गई हैं और नौकर भी कुछ और करने लग गया है। तो हम इनको बोलते हैं कि भाई जो नौकर है क्या उसकी यहां पर भी कोई बुरी दृष्टि है? तो ये बताती हैं कि भाई मैंने देखा है, मैं जानती हूं कि जो मेरी पत्नी है और जो नौकर है उसके भी सारे संबंध हैं, इन दोनों का आपस में अफेयर चल रहा है। तो जब ये बात ये हमें बताते हैं तो हमें थोड़ा अटपटा लगता है। हम इनको कहते हैं कि ये थोड़ा अजीब नहीं हो रहा है? आप लोगों के घर में एक नौकर है, वो नौकर पहले बहन के साथ ऐसा हुआ, अब आपको यह बात पता है कि आपकी पत्नी के साथ वैसा कर रहा है, फिर भी आप लोग उसको नहीं निकाल रहे हैं, उसको मार नहीं रहे हैं। ऐसे इंसान को तो अगर लौकिक रीति से देखा जाए तो व्यक्ति गोली मार दे, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ये कहते हैं कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बाध्य हूं और मैं पहले ही जानता हूं कि जो धर्म पत्नी है वो मुझसे प्रेम तो करती नहीं है, तो मैंने एक तरीके से अपनी जो आंखें हैं सब कुछ देखते हुए भी उस पर पट्टी बांध ली है। और ये बताते हैं कि जो नौकर वाला जो किस्सा हुआ है ये मेरी जो बेटी उस जीवन में पैदा हुई थी उसके पैदा होने के बाद शुरू हुआ, उसके बाद मुझे ये चीज़ पता लगी है। तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से मेरी बेटी के सर से उसकी जो माँ है उसका हाथ उठ जाए, साया मतलब उठ जाए। तो मैंने देख के भी अनदेखा करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पति हूँ तो मैं इस चीज़ को बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा घर पे ही रहता हूँ, नज़र रखता हूँ और अपनी बहन से भी कभी कभी मिलने जाता हूँ, क्योंकि मैं इस अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मौका देख करके ये जो लोग हैं ये एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होते रहते हैं और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। तो हम इनसे पूछते हैं कि जो ये आपके घर का नौकर है, अगर ये ऐसा खानदानी नौकर है तो ये ऐसा क्यों कर रहा है आपके साथ? तो इनको थोड़ी और उस जीवन की स्मृति आती है। ये बताते हैं कि जो इनके माता पिता हैं, इनके परिवार का कुछ रिवाज ऐसा रहा है कि जो नौकरों का खानदान होता है उसके अंदर भी जो शादियां होती हैं नौकरों की,
वो मालिक कराते हैं। और इनके जो माता पिता हैं उन्होंने जानबूझ करके इस नौकर की शादी नहीं कराई है, उसका विवाह नहीं कराया है, क्योंकि मेरे माता पिता जो हैं वो परेशान हैं ये नौकर वाली प्रथा से। उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर आपको किसी को अपने पास काम पे रखना है तो और लोगों को भी तो हमने रखा हुआ है, तो वो काम पे रखे, काम से काम का मतलब रखें। लेकिन ये जिस वचन में वो बंधे हुए हैं वो चाहते हैं कि ये वचनों वाली जो हमारे खानदान की प्रथा है ना, ये खत्म हो जाए। इसकी वजह से न तो इनके माँ बाप ने, इनके माता पिता ने उस नौकर की शादी कराई और न वो उस नौकर की शादी होने देते हैं। तो कहीं, और सामने से नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं ये अंडर करंट्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि घर की महिलाओं के साथ ये नौकर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि अंदर ही अंदर उसको खुंदक है, उसको गुस्सा है कि इन लोगों ने मेरी शादी नहीं होने दी, तो अगर मेरी शादी नहीं होने दोगे तो तुम्हारी घर की महिलाओं के साथ ही मैं ऐसा करूंगा। तो ऐसा करके ये दृश्य देखते हैं और ये खुद को बहुत ज्यादा परेशान देखते हैं। उसके बाद ये ऐसा भी बताते हैं कि जो मेरे पिताजी हैं, ये आगे दृश्य देखते हैं कि कुछ समय बाद इनके जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर ये बताते हैं कि जो पिताजी हैं उनकी जब तक मृत्यु नहीं हुई थी तब तक तो मैं खुद को बंधन में महसूस करता था, पिताजी के कहने पर चला जाता था, लेकिन अब अपनी पत्नी को लेकर के मैं इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहता हूँ। पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद ये बताते हैं कि ये कभी भी अपनी बहन से उस जीवन के अंदर मिलने नहीं गए। अब दोस्तों कुछ भी है, देखिए वो जो लड़की है, जो इनकी बहन थी उस जीवन में, जो कि इस जीवन में माँ है, उसकी उम्मीदें रही होंगी इनके साथ, क्योंकि वो गरीब घर में थी और ये एक तरीके से करोड़पति थे। उसकी यही उम्मीद थी कि इनको पालना है, इन्हीं को, परिवार को देखना है। तो पूरे जीवन भर जब ये मिलने नहीं गए, और जैसा कि इन्होंने बताया कि राज्यों का फर्क था और तब का जमाना ऐसा भी था कि ना बसें, ना मोटर गाड़ी, ना बाइक, तो वो आते कैसे, मतलब बहुत दूर था, व्यवस्थाएं करके जाना पड़ता था, काफी समय लगता था। तो न तो इनकी बहन कभी आ पाई, ना इन्होंने पिताजी की मृत्यु का संदेशा वहां पहुंचाया, और न कभी उससे मिलने गए। तो वो बहन पूरी जीवन भर, जैसे कुड़ता है इंसान, ऐसे इमोशन में रही होगी। पूरा जीवन भर उस बहन ने इनको ब्लेम किया होगा कि मेरा भाई नहीं आता है और इसलिए मैं परेशानी में हूं। इसलिए शायद इस जीवन में जब इनका उनके जीवन में आना हुआ, जब ये आत्माएं दोबारा मिली, तो उस आत्मा ने सारे बदले इनसे लेने का प्रयास किया। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी भी गलती थी। अब ये जो पीएलआर की स्टोरी है, इसके अंदर एक दो जन्म ही देखने को मिले। ये जो कहानियां हैं बहुत गहरी होती हैं। अगर और इनका पीएलआर किया जाए शायद और पुरानी कहानियां नजर आएं और समझ में आएं। लेकिन जो किस्सा आज हम शेयर कर रहे हैं, ये केवल एक ही बार किए हुए पीएलआर से सामने आया। दोस्तों जो नौकर इनको उस जीवन के अंदर नजर आया था, जिसने ये सब कुछ किया था, उसका इन्होंने ऐसा देखा कि इन्हीं के जो 4 भाई बहन हैं उनमें से इनकी एक छोटी बहन है, यानी कि सबसे छोटे भाई से जो बड़ी बहन है, उसको इन्होंने उस नौकर के रूप के अंदर देखा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इनका पूरा परिवार है, जो इस जीवन का, जो इनका मायके वाला जो पूरा इनका परिवार है, और इनके जो पति भी हैं और इनकी बेटी भी, इनफैक्ट सारे परिवार को अपने पूर्व में देखे हुए इस एक जीवन के अंदर इन्होंने देख लिया था। उनके साथ क्या इनके कॉम्प्लिकेशंस रहे उनको भी इन्होंने देख लिया था। अब आगे दोस्तों जो मित्र इनको मिले थे, जिनके साथ इनका 2-3 महीने की बातचीत हुई, जिन्होंने थोड़ा इनके जीवन में जो खालीपन था उनको भरा था, जब उनको हमने इस जीवन के अंदर ढूंढने का प्रयास किया तो वे नहीं मिले थे। और टेक्निक्स का जो भी इस्तेमाल करके किया जाता है, जब हमने इनको उनको ढूंढने के लिए कहा तो ये अपने एक दूसरे जीवन के अंदर पहुंच गए। दूसरे जीवन के अंदर इन्होंने एक दृश्य देखा। उस दृश्य के अंदर इन्होंने देखा कि ये किसी पुरुष के साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे लड़के के साथ बैठे हुए हैं, जो कि इनका बहुत अच्छा दोस्त है। और उसमें भी ये इन्होंने खुद को एक पुरुष के रूप के अंदर ही देखा। तो इन्होंने ऐसा देखा कि एक पुरुष के साथ ये बैठे हुए हैं जो कि इनका बहुत अच्छा दोस्त है। ये उसके घर पे आए हुए हैं और जैसे उनकी जो माँ है, जो भी इनका दोस्त होता है उस जीवन के अंदर, उनकी माँ आकर के जो है पानी इनको दे रही हैं। ये देखते हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त तो बहुत गहरा है,
लेकिन इसके और मेरे बीच में जो एक गैप होता है स्टेटस का, वो बहुत ज्यादा है। ये बताती है कि मैं उसको अपने पड़ोसी के रूप में देख रही हूं और मेरा बहुत गहरा दोस्त भी है और वो मुझे बहुत दुख में नजर आ रहा है। तो ये बताते हैं कि थोड़ी देर में इनको स्मृति आती है कि वो दुख में इसलिए है क्योंकि ये जो मेरा दोस्त है, इसकी जो धर्म पत्नी है, जो पत्नी है उस जीवन की, वो चाइल्ड बर्थ के समय उसकी मृत्यु हो गई है। और जो दोस्त है, न तो उसकी संतान बची और न ही उसकी पत्नी बची, और वो बहुत ज्यादा दुखी है। अब यहां पर ये देखते हैं कि जो भी इनका दोस्त है उसको ये सांत्वना दे रहे हैं और ये उसको कह रहे हैं कि तू इस माहौल के अंदर नहीं रहेगा, तू मेरे साथ चल और थोड़ा तेरा हवा पानी बदलेगा तभी तू इससे बाहर आ पाएगा। यहां पर रहेगा तो तेरे को यादें सताती रहेंगी। तो ये ऐसा बताते हैं कि इनको ऐसा नजर आ रहा है कि जो इनकी जो मां होती है दोस्त की, जो जीवन इनको नजर आया, बहुत शॉर्ट था ये वाला, वो मां इनको थोड़ा कम पसंद करती है क्योंकि इनका आपस में जो है स्टेटस का डिफरेंस था। तो मां को थोड़ा ऐसा लगता था कि ये जो हैं, जो इनका स्टेटस है, ये उसका बखान करते हैं, या थोड़ा वो जेलस थी जो इनके दोस्त की मां थी। तो ये अपने दोस्त को बताते हैं कि भाई तू यहां से चल, तू यहां पे नहीं रहेगा। और इसी दृश्य के अंदर जो इनका दोस्त वहां पर होता है, ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। बताते हैं कि जो जीवन का दोस्त है वो और कोई नहीं है बल्कि वही पुरुष हैं जो कुछ समय के लिए मुझे मिले थे और मेरा खालीपन उन्होंने पूरा किया था। और वहां पर जो उनकी मां इनको नजर आ रही थी, वो मां दरअसल उस दोस्त की इस जीवन की धर्म पत्नी है, जिस धर्म पत्नी ने आकर के उनकी और मेरी बातचीत जो है बंद करा दी थी। उसको शक हो गया था और उसने वो जैसे विघ्न सा डाल दिया था। बहरहाल तो ये ऐसा देखते हैं कि उनकी और इनकी बहुत गहरी मित्रता है। ये उनको लेकर के कहीं पहाड़ों पर ले जाते हैं और इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उनको अपने साथ घुमाने के लिए ले गए हैं। इन्होंने उनका ध्यान जो है उसको डाइवर्ट करने के लिए वहाँ ले गए हैं और वहाँ पर उनका जैसे मन सा बहला रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने दुख से बाहर आ पाए। और ऐसा करते करते एक दृश्य देखते हैं कि ये दोनों एक पहाड़ी के पास खड़े हैं और उस पहाड़ी पे खड़े खड़े बातें करते करते अचानक से इनका पैर स्लिप हो जाता है और ये पहाड़ी के अंदर गिर जाते हैं। दोस्तों जब ये देखते हैं कि ये पहाड़ी के अंदर गिर जाते हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब उन्होंने क्या बचा लिया, कैसे हुआ? तो ये बताते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि पहाड़ी में गिरते ही मेरी मृत्यु हो गई। बहुत गहरी खाई थी, मैं बहुत नीचे जाकर के गिरा और मेरी मृत्यु हो गई है। अब ये बताते हैं कि जो इनका दोस्त वहां पर है वो बहुत ज्यादा परेशान है। उसके मन में एक गिल्ट है, वो ये सोच रहा है कि ये तो मुझे मेरे दुख से उबारने के लिए लाया था, यहां पर आया था, और ये क्या हो गया, इसी की मृत्यु हो गई है। अब मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगा? ये बताते हैं कि इनका दोस्त ये सोच रहा है, क्योंकि जैसे ये दृश्य देखते हैं कि अपने शरीर से बाहर निकले और ये उसके विचार देख रहे हैं, उसके विचार पढ़ पा रहे हैं। तो ये बताते हैं कि दोस्त बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया कि मैंने तो उसकी मदद करने की प्रयास किया और उस प्रयास के चलते मेरी ही मृत्यु हो गई। उसके बाद ये थोड़ा और आगे का दृश्य देखते हैं। ये बताते हैं कि वो दोस्त मुझे जो है बूढ़ा नजर आ रहा है और ये अपने बारे में भी बताते हैं कि इनको मुक्ति नहीं मिली, ये काफ़ी समय जो है भटकते रहे आत्मा के रूप में। और ये बताते हैं कि उस दोस्त को मैं देख रहा हूं कि एक बड़े से पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है, जिस पेड़ पर ये खुद रहते हैं, और उस पेड़ के नीचे वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, वो बूढ़ा हो गया है और छोटे छोटे बच्चों को वो अपनी और मेरी जो मित्रता थी और कैसे मैं उसका घनिष्ठ मित्र था उसकी कहानी बता रहा है। और दोस्तों इसी दृश्य के साथ इनके पूर्व जीवन की जिस यात्रा पे ये होती हैं उसको हम समाप्त कर देते हैं। इनको इनके स्पिरिचुअल गाइड के पास भेज देते हैं। जब ये अपने स्पिरिचुअल गाइड के पास पहुंचती हैं तो हम इनको कहते हैं कि अपने स्पिरिचुअल गाइड से अब आप पहले तो धन्यवाद करें उनका, कि उन्होंने आपको ये सारे जीवन दिखाए। इन सभी लोगों से आपके पूर्व जीवन का क्या संबंध था उसको ढूंढने में, उसको पहचानने में, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में इन्होंने आपकी मदद करी। और इसके साथ साथ हम इनको ये भी कहते हैं कि अब आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से पूछिए कि इस जीवन में जो आपके माँ बाप हैं, जिनके साथ आप बचपन से बड़े हुए,
क्या ये आपके सगे माता पिता हैं? दोस्तों, जब ये बहन ये प्रश्न स्पिरिचुअल गाइड से पूछती हैं, तो स्पिरिचुअल गाइड की आंखों के अंदर जैसे खोसी जाती हैं और स्पिरिचुअल गाइड इनको उस समय में भेज देते हैं जिस समय इस जीवन के अंदर ये केवल 6 महीने की थी। जी हां दोस्तों, स्पिरिचुअल गाइड इनको वो दृश्य दिखाते हैं जिसके अंदर ये केवल एक 6 महीने की रोती हुई बच्ची थी। दोस्तों, उस दृश्य के अंदर ये ऐसा देखती हैं कि एक पुलिस स्टेशन है जिसके अंदर ये एक टोकरी सी है, उसके अंदर ये लेटी हुई हैं, ये बहुत ज्यादा रो रही हैं। वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो कि बहुत परेशान हैं और उन पुलिस वालों के साथ ये अपने इस जीवन के पिता को खड़ा हुआ देखती हैं और इनके पिता के जो दोनों हाथ होते हैं, ये ऐसा देखती हैं कि उसको पुलिस वालों ने एक रस्सी से बांधा हुआ है और एक पुलिस वाले ने उस रस्सी को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। ये ऐसा देखती हैं कि उस दृश्य के अंदर इनको नजर आता है कि जो इनके दादाजी हैं वो उस पुलिस स्टेशन के अंदर आते हैं और वे इनके जो पुलिस वाले होते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि जो इनके पिता हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या आपके पिताजी आपके साथ थे? क्या कुछ उनसे गलती हो गई है जिसकी वजह से पुलिस वालों ने उनको पकड़ा हुआ है? आपके पिताजी ने किया क्या? तो ये बताती हैं कि पिताजी ने क्या किया ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, वो दृश्य तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसा बताती हैं कि जो पुलिस वाले इनको उस दृश्य के अंदर नजर आ रहे हैं, वो पुलिस वाले एक डबल मर्डर को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित हैं। ये बताती हैं कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि मेरे दादाजी पुलिस स्टेशन के अंदर आए हैं, पिताजी बंधे हुए हैं, दादाजी दोनों हाथ जोड़ करके पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कृपया मेरे बेटे को छोड़ दीजिए, इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है और अगर आपने इसके ऊपर केस कर दिया तो इसकी वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होगी और इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। वो ऐसा देखते हैं कि उनके दादाजी पुलिस वालों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको यह भी नजर आता है कि पुलिस वाले उनके दादा की बात ठीक से सुन नहीं रहे हैं क्योंकि वो इस डबल मर्डर को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं। थोड़ी ही देर के अंदर ये ऐसा देखती हैं कि पुलिस वाले इनके दादा को बोलते हैं कि देखो, एक शर्त पे हम तुम्हारे बेटे को छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर जितने भी चार्जेस बनते हैं हम इसको माफ कर देंगे, इसकी सारी वेरिफिकेशन क्लियर होगी, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, थाने का इंचार्ज बोलता है। ये आगे बताती हैं कि इनको ऐसा नजर आता है कि पुलिस वाला उनको बता रहा है कि एक दंपत्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है, जिनकी हत्या कर दी गई है और उनके पीछे एक बच्ची छूट गई है जो कि केवल 6 महीने की है। ये जो बच्ची है इसका कोई भी रिश्तेदार इसको क्लेम करने के लिए नहीं आया। इस पति पत्नी के जिनकी हत्या हो गई है, हम उनके रिश्तेदारों को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं पता कि ये कहां का परिवार था, कैसे था, लेकिन ये बच्ची पीछे छूट गई है। पुलिस वाले कहते हैं कि एक ही शर्त पर तेरे बेटे को छोड़ेंगे, अगर तुम गारंटी लोगे कि ये जो बच्ची है इसको तुम्हारा बेटा पालेगा, इसको तुम लोग पालोगे, इसको मां बाप का प्यार दोगे, इसको अच्छा जीवन दोगे, तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे और इसकी सारी वेरिफिकेशन क्लियर करेंगे, फिर जो नौकरी करनी है वो कर लेना, हम लोग परेशान करने कभी नहीं आएंगे, इसको किसी केस में नहीं घसीटेंगे। ये ऐसा बताती हैं कि जो इनके पिता से भी जो कुछ अपराध हुआ था, शायद वो कुछ ऐसा था कि जिसके अंदर वो कुछ ज्यादा सजा हो सकती थी या कुछ सीरियस था, एग्जैक्टली तो इनको पता नहीं लगा, लेकिन इनके जो दादाजी हैं और जो इनके पिताजी हैं, इनको नजर आता है कि वे पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ते हैं, वे उनको वादा करते हैं कि हम इस बच्ची को पता भी नहीं लगने देंगे कि ये बच्ची हमारी नहीं है, हम कभी भी इस बच्ची के सामने इस बात को नहीं आने देंगे और इसको अपनी ही बच्ची समझ करके हम पालेंगे। तो ये ऐसा देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं वो इनके पिता के जो हाथ में जो रस्सी होती है उसको काट देते हैं, उसको खोल देते हैं और मुझे
मेरे जो पिताजी हैं उनकी गोद में रख देते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि ये देखती हैं कि जो इनके पिताजी हैं ये वही 6 महीने की बच्ची हैं, इनको लेकर के वे घर आ गए हैं। जब वे घर आई हैं तो ये देखती हैं कि जो इनकी माँ हैं वो एक नई नवेली दुल्हन है, शायद अभी अभी भी विवाह हुआ है उन दोनों का। वो देखती हैं इनको, उनके हाथ में 6 महीने की बच्ची को, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हैं। ये बताती हैं कि मुझे नज़र आ रहा है कि मेरी माँ ने पिताजी से, उनकी गोद से मुझे ले लिया और मुझे घर के बाहर चौखट पे रख दिया और कई घंटों तक मैं वहीं पड़ी रही, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और अंदर माता और पिता का झगड़ा होता रहा। ये देखती हैं कि इनके पिता और इनके दादाजी ने इनकी माँ को बहुत समझाया कि अगर वे मुझे घर में नहीं लेकर के आते और पुलिस वालों से वायदा नहीं करते तो इनके पति को जेल जाना पड़ता, और जो नौकरी इनके पति को मिलने वाली थी, यानी कि जो ये लेटी हुई थी इनके पिता को मिलने वाली थी, वो भी उनको फिर नहीं मिलती। तो ये लोग फिर क्या करते? आगे ये बताती हैं कि इन्होंने उनकी माँ को ये भी समझाया कि अगर इस बच्ची को कुछ हो गया या अगर कुछ ऐसा हुआ कि हमने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया तो उन्होंने धमकी दे करके भेजा है कि वो केस वापस मेरे ऊपर थोप देंगे और इसके अलावा और भी कई सारे अपराधों का जो दंड है, जो केस है वो मेरे ऊपर फाइल कर देंगे, तो बच्ची को हमें पालना ही पड़ेगा। फिर ये बताती हैं कि कुछ घंटों के बाद माँ आती हैं, इनको गोदी में उठाती हैं और अंदर लेकर के चली जाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन हमने इन बहन के लिए किया, उसके माध्यम से अपने जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर ये बहन को मिल गए। क्या जो इनके साथ हुआ उसका पूर्व जीवन का क्या कनेक्शन है, इस जीवन के अंदर उन्हीं आत्माओं को किस चीज़ ने इंस्टिगेट किया इनके साथ बुरा व्यवहार करने का, उसका भी राज इनको पता चल गया। और इनको ये भी समझ में आ गया कि पूरे जीवन भर परिवार का प्रेम तो इनके जो माता पिता ने हैं उन्होंने इनको नहीं दिया, लेकिन खर्चे में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उनके मन में यही चल रहा था कि जो रोटी हमारे घर में आ रही है, ये जो नौकरी मेरे पति को मिल रही है, या जो इनके पिता को लगता था कि जो नौकरी उनके पास है, कहीं ना कहीं वो इस बच्ची के भाग्य से आई है। हमने इस बच्ची को अपनाया, ये वहाँ थी, तो उनके पिता के ऊपर से सारे केस हट गए, सारे चार्जेस हट गए और वे अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इसलिए ही उन्होंने कभी भी खर्चा करने में कमी नहीं रखी। लेकिन जो इनकी माँ की जो आत्मा है उसकी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर दुश्मनी थी इनसे, इनको लेकर के नेगेटिव इमोशन था, जिसकी वजह से वो पूरा जीवन भर इनको स्वीकार नहीं कर पाई। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ये जो किस्सा हमने आपके साथ शेयर किया, आप सभी को ये बहुत बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपको ज़रूर करना है, और वीडियो में कमेंट करके आप हमारे को बताएं कि ये जो रिग्रेशन का किस्सा हमने आपसे शेयर किया, इसमें आपको क्या पसंद आया। चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो के अंदर। हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।